अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। धमकियां, तड़ियाँ, धौंस, दावे, मौजूदा मुल्की सियासत में अगर ये तमाम औसाफ किसी एक शख्सियत में यकजा हो जाते हैं ना, तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं। फाक से कोई मामला हो या फिर हुकूमत पंजाब से कोई बात हो, अपनी पार्टी का जलसा हो या कोई एहतजाज हो, अली अमीन गंडापुर ज़बानी गोलाबारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। आज भी ऐसी ही ज़बानी जुमलेबाजी करते हुए गंडापुर साहब ने कहा कि अब गोली का जवाब दिया जाएगा। साथ ही मोहतरम ऐलान इनकलाब भी कर गए। अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं, इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। अब बस हो गई है। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की ये ज़बानी फायरिंग कभी अबली सूरत तो इख्तियार नहीं करती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल भी वो अपने कारकुनान को रावलपिंडी एहतजाज में पहुंचने का कहते हुए दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाते रहे। चलो भाई, चलो चलो चलो, इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर है। आगे देखे आप, वो केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे। पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ। मुख्य लहरा कर दमादम मस्त कलंदर की धमकियां देने वाले अली अमीन गंडापुर दमादम मस्त कलंदर तो क्या करते। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनान उनकी राही तकते रह गए, इंतजारी करते रह गए। बड़ी बड़ी भड़कियां मारने वाले अली अमीन बुरहान इंटरचेंज से ही उल्टे कदमों पेशावर वापस रवाना हो गए। अब यहाँ नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि कुछ सहाफ़ियों ने पहले ही बता दिया था कि अली अमीन साहब पीटीआई के एहतजाज में नहीं पहुँचेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। अकेले भी अली अमीन कई मौक़ों पर तड़ियाँ लगाते रहे हैं। वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात ये भी है कि अपने बयानात से अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी के कारकुनान का लहू तो गरमा देते हैं, लेकिन जब यही कारकुन जोश दिलाने पर हर जलसे और एहतजाज का हरावल दस्ता बनकर कहीं भी पहुँचते हैं तो अली अमीन गंडापुर उनको कहीं नज़र नहीं आते हैं। अभी पिछले दिनों की बड़ी ताज़ा सी मिसाल है जिसमें लाहौर का एक जलसा था जहाँ तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँची। कारकुनान तमाम रुकावटें पार करके जलसा गाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का दिन की रोशनी में निकलने वाला काफिला रात गए जलसा ख़त्म होने के बाद अंधेरे में और खाली पंडाल में पहुंचा। और ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनके बारे में हुकूमत और सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ खेलते हैं। बंद कमरे में कुछ और बात करते हैं, बाहर आकर कुछ और बात कर देते हैं। शायद तारीख की ये पहली शख्सियत हैं। इस सियासी बयानबाजी के दरमियान आज नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब अगले 5 साल के लिए फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए हैं। यहाँ भी ये दिलचस्प मामला है कि JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला गुज़िश्ता दिनों इस वक्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए लगा जब आईनी तरमीम के मामले पर उन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन जो इनकी पार्टी के हुए ये कबूल होते हैं या नहीं होते। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से ही जुड़ा एक और अहम मामला। फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे कि आज मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का ख़त, जिसमें वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बनने की अपील करते हुए कहा है कि नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ़ थे और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को वकला की हिमायत हासिल नहीं है। साथ ही ख़त में जजेस को कहा गया कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। जजेस के पास अब मौका है कि वो अपना इंतखाब करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे सेनेटर नासिर भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और इसके साथ साथ रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। नईम साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से मैं भट्ट साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला KPK के बयानात और सीरीज़ ऑफ बयानात है ना, जो कि हलचल मची रहती है, हेडलाइंस बनती रहती हैं उनके बयानात से, लेकिन सर ये
इन्होंने जो कल बात कर दी, जो अभी स्टेटमेंट आ गया, उससे क्या देख रहे हैं? ये इनकलाब की तैयारी है, बगावत है, ये धमकी है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो कुछ मैंने सुना, आपने बताया, बिल्कुल आपने एक हकीकत बताई। अली अमीन गंडापुर सफाए, वो कहते हैं ना, एक वो गली मरे का एक वो बदमाश होता है जिसको एक सिपाही उसको जब पकड़ के ले जाता है ना, फिर वो रोता है, कहता है मेरी गलती होगी। बात ये है, आप उसकी बातें सुने, वो एक KPK का एक सूबा उसका वजीर आला है जी। और आप उसकी बातें सुने। सबसे पहले उसने वो जब पेशावर में जलसा किया तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ 15 दिन में, अगर इमरान खान को अडयाला जेल से ना छुड़ाऊं तो हम आज़ाद करवा लेंगे। हम आज़ाद करवा लेंगे। और उसे सर पे मैंने कफन बांधा या सफ़ेद पगड़ी थी, मुझे नहीं पता, उसने कहा मैं बांध के आ रहा हूँ। हमने कहा था इसने नहीं आना। मैंने उधर अपना सेनेट में भी देखिए, अब जब वो बात ऐसी करता है कि मैं डोल और धमाके उसके साथ आ रहा हूँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम एक वज़ीर आला हो। तुम आते ना, तुम्हारी वो हम बाल भी काट के तुम्हें भेजते, तुम आ जाते, और हमें पता था वो नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ बातें करता है। मुझे आप बताएं कि वज़ीर आला ने अगर पंजाब में आना था, उसके पास हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वो आ सकता है ना, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बुज़दिल शख्स है। वो जो ज़्यादा बातें करे ना, आज मैं उसकी वो वीडियो सुन रहा था तो मैं उस पर हंस रहा था कि तुम क्या चीज़ हो, तुम लोगों को बुला के पिंडी में खुद नहीं आए और एक कमरे में बैठ के बढ़ के मारते हो, मौला जट वाली। तुम्हें अपने, वो कहते हैं ना कि इस बात का ख्याल कर लो कि तुम एक सूबे के, चाहे तुम जैसे भी बने हो, मुझे पता है कि तुम कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान के लिए ज़्यादा मुश्किलें ये जो है ना गंडापुर ये बनाता है, पर हम उसको ये आवाज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि आप तशरीफ लाओ। आप कह रहे हैं ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए? इमरान खान ने तो खुद इनको वजीर आला बनाया है सर। देखिए ना, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो उसकी बातें हैं ये वो हमेशा ऐसी बात करेगा, खुद नहीं जाएगा। आप मुझे बताएं, कल लोग पिंडी में 10 थे, 15 थे, ये वज़ीर आला था, इसने वहाँ शोर डाला मैं आ रहा हूँ। इसने देखे, आप मुझे बताएं, एक वज़ीर आला कलाशनकोफ उठा के असला ला के एक वो गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे तोड़े, क्या साबित कर रहा था कि वो बदमाश है। क्या है तुम भाई, तुम्हें इतनी जरूरत है, आओ सामने, तुम कभी भी नहीं आओगे। माहौल खराब इतना उसने कर दिया है कि अब देखिए, सूबा पंजाब है, KPK है, सब भाई भाई हैं आपस में। लेकिन उसकी बातें आप सुने, वो घर से निकलता नहीं है चूहे की तरह, लेकिन शोर इतना डालता है। तुम एक दफा आओ तो सही, हम तो तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम्हें ये बताएं, पंजाब के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पठान ऐसी बातें नहीं करते जो तुम करते हो कि मैं आ रहा हूँ इसके सब बारात लेके मैं इमरान खान को अडयाला जेल से निकालूंगा। 15 दिन गुजर गए ना, इमरान जो है ना गंडापुर, उसकी एक मैं आपको बात बता दूं, उसने अपने घर से बाहर निकलना चूहे की तरह, लेकिन वहां से शोर जरूर डालना है कि मैं, वो कहते हैं ना, इसका यही हाल होगा कि आखिर गंडापुर को यही पीटीआई वो अपने ओहदे की लाज नहीं रख ले तो कम से कम आप तो उनके ओहदे की लाज उसकी लाज रख रहे हैं। लेकिन उसकी बातें देखें, आज उसने क्या कहा, तुम एक गोली चलाओगे मैं 10 चलाऊंगा। भाई तुम्हारे में क्या मुझे इसी बात को जरा आगे बढ़ाने दें। नईम साहब, सर आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? वजीर आला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आप गोली का जवाब गोली से देंगे, सर फिर खुदा न खासा क्या सिचुएशन होगी कि एक सूबे की पुलिस जो है वो दूसरे सूबे के सामने खड़ी होगी? सर क्या होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया किरण नाज। बात यह है कि जहाँ तक अली अमीन ने किस सेंस के अंदर की है और क्यों की है, इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज की हमने कॉल दी, उससे पहले हमने जलसे की कॉल दी जो कि हमें इजाज़त नहीं दी। और जहाँ बात करें ना कि अली अमीन नहीं आया, वो संगजानी भी आया, वो लाहौर भी आया, और जहाँ कहते थे कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाए तो हम देखेंगे, उसने अटक किया, वो तो लाहौर चला गया। देखें, हमने पुरअमन जलसे की इजाज़त मांगी, लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इजाज़त ये कहते हैं जी आप शहर से बाहर चले जाएं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हो, इतनी शराइत हो, माफ़ी हो, ये हो, वो। क्यों भाई? आप जब जलसा करते हैं तो आप पूरा दिन, पूरी रात, नवाज शरीफ साहब का जब जलसा था, और उस वक्त हालांकि वो इश्तियारी थे, जैसे वहां से वो बेल लेकर आए और सीधा जलसागाह पहुंच गए। यहाँ पर शर्तें लिखी जाती, इश्तियारी नहीं होना चाहिए जी, किसी कन्विक्टेड की स्पीच नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पीच नहीं होनी चाहिए थी। बात यह है कि आईन पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 16 हमें हक देता है पुरअमन जलसा रैली, और हम कर सकते हैं।
आपने एक इजाजत नहीं दी, हमारे वर्कर्स को बात जो अभी गिरफ्तार आपने किया कही गया। अली किस अमीन बात का गड्ढापुर खौफ साहब के हवाले से, किस बात मैं का? चाह नहीं रही थी कि आपका रब्त टूटे, लेकिन ये करेक्शन करना जरूरी है। जहां भी अली अमीन गड्ढापुर साहब आए ना, पहुंचे, आपने कहा कि वो जैसे भी पहुंच गए, लेकिन वो पहुंचे वक्त गुजरने के बाद, और पिंडी तो सर वो आए ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि चले ठीक है, अब आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी अली अमीन गड्ढापुर साहब बहैसियत एक सूबे के वजीर आला, वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, पीटीआई ओन करती है इसे। देखिए बात यह है कि जो इस सारा माहौल किया गया है ना, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, सर आप ओन करते हैं या नहीं करते? तो क्यों नहीं ऑन करते? ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन करते हैं। जो भी वो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। क्या वो गलत बात कर रहे हैं? क्या मुल्क गोली के का जवाब अंदर गोली से देंगे? देखें वो सिर्फ मेरी बात नजर क्या में कर तो रहे ये हैं? बिल्कुल गलत है सर। मेरी क्या सुनिए एक ना, सूबे को मेरी- दूसरे सूबे से लड़वाएंगे? यहाँ पर आप देख लें कि सियासी मकासद है क्या। आईनी अदालत आ जाए, जो है जुडिशल पैकेज के अंदर मुसवदा आ रहा है जी, ये तरमीम हो जाए, वो हो जाए। मकसद क्या है कि इमरान खान उसकी पार्टी को एलिमिनेट करना, और फिर जो है मुल्क जो है वहां पर सिर्फ PMLN हो या ये चांद जो उनके सारे वो तादी हैं वो हो, उनके मुताबिक लेकिन मुल्क सर चले। मैं हम आपसे चाहते ये हैं कि हमारी पूछना चाह रही जुडिशरी हूँ, आजाद आप हो। शायद उस सेंसिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं जो अली अमीन गड्ढापुर साहब जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और उनके इन नामुनासिब स्टेटमेंट्स की वजह से ऐसा ना हो कि जो लोग आपके साथ हैं, जो आपके इत्तेहादी बने हुए हैं, वो पीछे हट जाएं सर। फिर देखिए कोई इत्तेहादी हमारा पीछे नहीं हटने वाला। बात यह है कि यहाँ पर जुल्म किया गया इनकी तरफ से, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस बरसाए गए हैं, गिरफ्तारियां अभी भी हमारे लोग गिरफ्तार हैं। क्यों है? किस वजह से हैं? कि वो सिर्फ आप ये कह कहते रहे हैं कि मुल्क के इत्तेहादी अंदर पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी तारीफों में आजकल आप जमीन और आसमान के खिलाफे मिलाते हैं, वो तक फरमा रहे हैं कि तौहीन समझते हैं इस बात पर रिएक्शन भी देना। सर देखिए बात यह है कि उनका अपना उस हद तक अली अमीन के बयान तक उनका मौकफ हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कल किया गया है इनकी तरफ से, क्यों किया गया है? क्या हमें हक नहीं हासिल? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? बिल्कुल है। ये सारा कुछ जारी रहा। ये बात सर, ये आपकी बात निकल रहे बिल्कुल हैं, दुरुस्त है। हमारा ये मुल्क बात आजाद आपकी हो, हमारे बिल्कुल दुरुस्त तमाम है। अगर बाकी सियासी जमातों को एहतजाज करने का, जलसे जुलूस करने का हक है, तो सर वाई नॉट PTI? जब भी इनका कोई जलसा हो रहा है, जब भी कोई एहतजाज हो रहा है, जिस तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है शहरों को, जिस तरह से बंद कर दिया जाता है, सर है तो एक सियासी पार्टी ना, उनको भी उतना राइट तो है ना सर अपनी बात करने का। ये सियासी जमात होती तो ये जो हरकतें की है 9 मई किसने किया? ये आज तक इन्होंने एक शर्मिंदगी भी की, कोई बात भी की कि 9 मई के जो ये लोग इन्होंने जाके आर्मी के जो शोधा थे उनके वो पुतले उनको जलाया, उनको तोड़ा, फिर कोर कमांडर के घर चले गए। मुझे बताएं क्या सियासी जमात को ऐसा काम करती है? ये एक जमात है, इमरान खान यही काम करता रहा है। आप मुझे बताएं जो गंडापुर बोलता है ना, वो इमरान खान की जुबान बोलता है, अपनी जुबान नहीं बोलता। आप मुझे बताएं 9 मई के वाकयात पे इनको माफी मांगनी चाहिए। मुझे आप बताएं कि किसको नहीं पता कि 9 मई में अच्छा कौन सर, शामिल है? वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के जो तुरा इम्तियाज रहा है PTI का, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं, कराची का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, लेकिन इस वक्त वो तादाद नहीं निकल रही है। तो सर अगर आप लोगों की तरफ से ये सब कुछ ना किया जाए, इलाके बंद ना किए जाए, लाठीचार्ज ना किया जाए, पुलिस को सामने ना खड़ा किया जाए, तो शायद इतनी अहमियत भी ना मिले। लेकिन आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, मैं जलसों की भी, बताऊं, एहतजाज की भी। ये सर जो पहले जलसे होते थे ना, जुलूस जो ये 2018 में से पहले होते थे। अच्छा मुझे आप बताएं, लाहौर में हमने इनको खुली छुट्टी दी, कोई रास्ता बंद नहीं किया, इनके लिए लोग नहीं आते। आप मुझे बताएं गंडापुर नहीं आया, वो तो छोड़ो ना, एक सूबे का वज़ीर आला शहर के अंदर मीनारे पाकिस्तान पर चाहते थे जलसा करना, आपने नहीं करने दिया। शहर से बाहर एक कैटल फार्म में आपने मंडी में भेज दिया, वहां पर जाके जलसा कर। एक बात बताएं, इन ये जो फितना जमात है, इसे अपनी आवाम को बचाना है कि नहीं? हमने एक जगह दे दी मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि सिक्योरिटी के इतने आपको पता है जो हालात है, जो दहशत गर्दी है, हमने इनको जगह दे दी। रात 9:30 बजे फैसला हो गया कि लाहौर में फलां जगह इन्होंने जलसा करने, इन्होंने अपने स्टेज लगाया। कितना टाइम था? 21 घंटे। आप 3 घंटे 2 घंटे ये कह रहे थे मेरे भाई, 21 घंटे में वो नहीं पहुंचा गंडापुर, वहां से लीडरान नहीं पहुंचे। ये लोग, इनके लिए लोग इकट्ठे नहीं होते। अगर हो जाते, आप मुझे बताएं कि इन लोगों के लिए अगर अवाम ने बाहर आना था, ये इन्होंने कितना, यहाँ 15 बंदे या 20 बंदे हंगर स्ट्राइक होती थी, सुबह नाश्ता करके आते थे, उसके लिए भी अवाम बाहर नहीं आई। चलें बिल्कुल ठीक है सर। ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद PTI की लीडरशिप के मसाइल हैं, या फिर क्या कि वो जो हंगर स्ट्राइक की आप बात करें उसमें भी लोग नहीं आए। रियासत साहब को जरा शामिल कर लें सर। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको बहैसियत वकला बिरादरी सर, बहैसियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि चूंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो उसको आंसर करना मुनासिब नहीं समझता,
चूँकि ये उनका अपना मंशूर है, उनके पार्टी के यहाँ लीडर बैठे हैं, दूसरी पार्टी है ये बैठे हैं, ये उसको वो कर लें। कानून क्या कहता है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, मैं मुनासिब नहीं, इसीलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि वकला बरादरी किस तरह से देख रहे हैं। हम तो इस चीज, इस मुल्क के अंदर डिसेंसी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर दोनों साइडों पे जो कुछ देखे ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे कि आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 16 है, 17 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उनके बदले में उनके ऊपर FIRs हो रही हैं, 780 की FIR हो रही हैं, तो ये भी गलत है। तो अगर उस साइड पे रिएक्शन में हो रहा है तो वो भी गलत है। हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मुल्क के अंदर जो इश्यूज हैं उसकी बात होनी चाहिए, बजाय कि आप एक साइड पे मुस्तफा कुरैशी खड़ा और दूसरी साइड पे सुल्तान राई हो। ये पॉलिटिक्स आप कौम को क्या बताना चाह रहे हैं? इस मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सॉल्यूशंस के लिए पार्लियामेंट में लोगों ने आपको भेजा है। वो अवाम कहीं नहीं है इस पार्लियामेंट और इस सारी सिचुएशन के अंदर जिसके लिए ये वहां पे गए हैं, जो यहाँ पे अपोजिशन में बैठे हैं। अवाम वहां किसी जगह पे नहीं है। हम बीइंग अ लीगल फर्टेनिटी, हम तो ये कहते हैं आइन और कानून के दायरे में रह के हुकूमत भी काम करे और जो अपोजिशन के हकूक है वो भी उनको मिले। लेकिन अगर आप ये करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करें, कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ करें, तो वो भी गलत है। हम ये किसी भी उसको अगर हुकूमत एक्सेस कर रही, एक्सीड कर रही, तो हम उसको भी गलत समझते हैं। अगर उसके रिएक्शन में ये वहां से कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी गलत है। ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप स्टेट के अगेंस्ट तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप अपने डोमेन में रह के जो भी आपने अपना मौकफ देना, अपने डोमेन में रहते हुए, बिल्कुल ठीक, एंड डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज यू हैव टू बिहेव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मुझे बताइए नईम साहब कि अभी 2 अक्टूबर को आप लोग 3 शहरों में एहतजाज करने जा रहे हैं, उसकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या उसमें भी जो कारकुनान होंगे वो KPK से आएंगे या मकामी सतह पर कारकुनान को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें, वो जो बुध को कॉल है उसके अंदर अगर मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद उस जगह पर एक दिन के लिए कॉल दी है और वहाँ की जो लोकल तंजीम है, वहाँ पर टिकट होल्डर्स हैं, वहाँ पर MNAs MPAs हैं, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे खुद और वहाँ पर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर हमारी अदली आज़ाद हो, हमारे इदारे आज़ाद हो। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है, मसला है इस वक्त, जो आवाम का मसला है, जो आवाम दलदल में पिस रही है, उसके लिए हम तो निकले हैं। और हम चाहते हैं कि अवामी राय हो, अवामी हुकूमत हो, अदली आज़ाद हो, तमाम इदारे आज़ाद। साहब ने UN में बताया है कि महंगाई के इशारे कम हुए, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट नहीं। देखें, नहीं, वो झूठ बोलते हैं, बस ज़बानी कलामी करने से तो नहीं होता। अगर आप देखें तो UN में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। UN में जाएं या जिधर जाएं, जब उधर एक वॉकआउट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में असेंबली के अंदर अगर वॉकआउट करते तो हम कहते हैं कि उनकी बात के अंदर सदाकत है। उसके बाद अगर आप जाकर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो लोग आपको समझते हैं कि ये मजाक कर रहा है, तो कोई उनकी ऐसी उसके अंदर है नहीं। जहां मेरे भाई बात कर रहे थे कि वो लेट पहुंचे या फलाना लेट पहुंचा, आपने रास्ते के अंदर रुकावटें डाली। मैं खुद चलिए अब 2 अक्टूबर के लिए सर, 2 अक्टूबर 3 शहरों में एहतजाज करने जा रहे हैं, आप लोग इजाजत दे रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये इजाजत की बात करते हैं। इमरान खान पता है क्या कहता होता था? मैं आ रहा हूँ, जब आके कहता हूँ IG मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ये वो इमरान खान है। ये जो कहते हैं ना हमें NOC नहीं मिलता, ये इनका बहाना, इनके लिए लोग नहीं आते। पिंडी में उन्होंने जलसा कैंसिल किया। आप NOC दे देना सर, उनका मसला है, उनके लोग आए ना। लाहौर में NOC दिया ना, क्या किया इन्होंने? वहां बंदे आए इनके लिए, कोई रास्ता बंद था, कंटेनर किसने उठाया रात को? मुझे आप एक वीडियो दिखा दें, ये देखे ना। मैं दिखा देता हूँ सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, मैं दिखा देता हूँ, फिर आप माफी मांगेंगे अपनी जमात की तरफ से। बात मैं क्या आपने झूठ? लाहौर की आप मुझे बताएं, कोई बंदा इनके ये तो मेरे पास है नहीं आया। आप मुझे बताएं, लाहौर खाली था? ये लाहौर की मैं दिखाता हूँ। बात ये है कि जमात है, नहीं, इनका जुबानी कलामी देखिए जमात है, आप मुझे बताएं, सारे फितने एक मैं बताएं, फसाद की जड़ जमात इस्लामी ने एहतजाज करने वहां आके उनको एक जगह मिली। सर अभी आप दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, नहीं दे रहे? देखें, इजाजत इनको पहले भी थी, इजाजत मिलेगी, लेकिन जमात जो उनकी हरकतें हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तो इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। एक सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो जाके अपनी आर्मी के जो तंसीबात हैं उन पे जाके ये वीडियो जरा जूम करके दिखाइए। ये लाहौर की वीडियो है, मैं खड़ा हूं जी, और
लाहौर रिंग रोड है, और वहां इन्होंने पर ये माफी तो ट्रैफिक मांगी। बंद की है, जी। ये ट्रक वहां पर खड़ा है और ये ट्रक का जो एहलकार है ये वही वो ट्रक है ड्राइवर जिसको है, कलेक्शन कोड वो से ये तोड़ा कह रहा है, उसको। वो ये कह रहा है कलेक्शन को नहीं, वो ड्राइवर कह रहा है नहीं कि सर, मुझसे यहाँ तक तो चाबियां ली पहुंचे गई नहीं हैं, थे। मुझसे चाबियां यहाँ ली तक तो गई अली अमीन हैं, साहब मुझसे लाहौर पेपर की लिए बात गए हैं कर और रहे हैं। लाहौर रास्ते में तक मेरा बात- ट्राला 2 दिन से खड़ा क्यों है मुझे जाने नहीं दे मुझे रहे। बताएं- अगर आप कहें तो मैं वीडियो आप ऑन कर देता हूँ, मुझे ये वो एक साथ बात मेरे बताएं, खड़ा है, लाहौर अब आप का माफी जो मांगे, जलसा- अब आप लाहौर माफी का मांगे जो कि जलसा आपने था- बोला आपने ठीक। लाहौर का ये जो दिखाएं। जलसा था, नहीं, नहीं, आपने अब आप किसी इस पे फुटेज आए में ना। देखा कि जो कंटेनर से रास्ता आप बंद इस पे है? आए। सर ये एक फितना ये जमात 4 है। बजकर सर आप- आप अगर नॉर्मल आवाज रखेंगे तब भी आवाम नहीं, आपको नहीं, मुकम्मल उनको सुन नहीं आवाज आ रही ना, सर, उनको नहीं जा रही ना आवाज। कोई इजाजत नहीं मिलेगी ठीक। अगर नहीं, ये आप इजाजत दे रहे हैं सर। मेरी सुने, अब अगर ये अभी आप इजाजत दे मैं रहे हैं, बताता सर। हूं, अगर ये जमहूरी हमें भी इख्तियार इनकी इजाजत करेंगे, की जरूरत नहीं है। कानून फॉलो हम अब करेंगे, करेंगे प्रोटेस्ट, इनको हमें इनकी बिल्कुल इजाजत इजाजत नहीं है। मिलेगी। जी। ये इनको इजाजत अपनी मिली पास रखें। ठीक है सर, वो उन्होंने ये बात ही कर दी, बात ही खत्म कर दी ना हमने कि अब बात ही जरूरत खत्म नहीं है कर दी उनको भाई। आपकी इजाजत आप की। कौन- वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, एहतजाज हमारा करेंगे। मुल्क आवाम का मुल्क है, हम करेंगे। हमने फितना हमने जमात का खुद इनको बंदोबस्त करना है। बेटियों को बड़ा इनको मौका दिया कभी है। नहीं छोड़ेंगे। यहाँ स्टूडियो ये का गोली माहौल चला थोड़ा सा रहे हैं गर्म ना, हो गया, एक छोटा सा एक ब्रेक गोली लीजिए, के ब्रेक के 10 बाद वापस गोलियां। आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक में हमने कोशिश की है जो टेम्पटेशन यहाँ पर मौजूद थी उससे ज़रा थोड़ा लाइट किया जाए। तो रियासत साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं सर, ताकि मज़ीद दोनों जो मौजूद मेहमान हैं वो कूल डाउन हो जाए, फिर उनकी तरफ जाते हैं। सर, आज वकला ने जजेस के नाम पर ख़त लिखा है और इस पर आप लोगों ने मुतालबा किया है कि जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, हलफ ना उठाएं। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI सब आईनी अदालत के हक़ में है। आपको एतराज़ आईनी अदालत पर है या आप समझते हैं कि अदालत बननी चाहिए लेकिन उसके जो खदोखाल हैं उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है? किरण, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट के अंदर इस वक्त 4 से 5 मुसवदे जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं। कोई अपना अपना वो एक बड़ी ज़बरदस्त एक जोक थी, मुझे याद आ गई। एक सपेरा होता है तो वो अब एक उसने जाली सांप रखा होता है, वो बीन बजाता है तो वो अपना ही सांप फेंकता है और उसको जब लोग आते हैं दाद मिलती तो उसको उठा लेता है। तो एक जगह पे इसी तरह वो कर रहा था, तो उसने जब बीन बजाई ना अपना सांप फेंका तो वहां पे एक जैनवन भी निकल आया, तो वो खुद डर गया सपेरा। वो कहता है भाई जी तुसी अपना पकड़ो ते असी अपना पकड़ो। यहाँ पे 4-5 ऐसे, अभी हमें पता नहीं कि असली वाला कौन सा और जैनवन कौन सांप है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। यानी आपके पास जो जैनवन आएगा आप उसे पकड़ लेंगे। अभी देखे ना, जब जैनवन आएगा तो भी बात होगी, सारी हवा में बातें बगल से निकाल के लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। मुझे 1 मिनट आपने देना है जी, क्योंकि खत की बात की, ये पाकिस्तान के तमाम रिस्पॉन्सिबल और बड़े बड़े सीनियर लॉयर आबिद हसन मिंटो जैसे लोग हैं जिन्होंने ये खत लिखा है। तो इसके अलावा भी गूगल पे इसका लिंक के बहुत सारे लोग इसको साइन कर रहे हैं। इसमें ये सवाल नहीं है कि ये आईनी कोर्ट के हम खिलाफ हैं या हक में। बुनियादी बात है कि क्या रूल्स 2007 नेशनल असेंबली और रूल्स ऑफ बिजनेस 2012 सेनेट और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीकाकार ट्राइकॉटमी के अंदर बता दिया गया और प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, क्या दैट हैज बीन फॉलोड? एक तो ये हमारा इख्तिलाफ है। दूसरा ये है कि जब आप बहुत सारे आर्टिकल को 184(3) को, 199 को और आर्टिकल 8 और 9 को, आर्टिकल 17 को और जुडिशल कमीशन को आप खत्म करने के लिए जजेस का कमीशन बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए भी नाम फ्लोट करेंगे। तो उन्हें क्या पता कि सखर में कौन है, सिंध केपी में, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद में कौन सा कॉम्पिटेंट वकील है। और दूसरा फिर जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें जो जज तैनात किया जाएगा वो वजीर आजम करेंगे। पहले जजेस जुडिशल कमीशन करता है। जब जजेस की तैनाती सियासी आदमी करेगा तो वो कोर्ट भी सियासी हो जाएगी। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब ये सारे उठा लेंगे, आप अगर जुडिशल रिफॉर्म की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 187 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमसे ये जो तब्दीली थी ये जबरदस्ती करवाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था, वो कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती करवाई गई थी। कौन सी? ये जो 19वीं तरमीम जो थी चीफ जस्टिस का और जजेस को सीनियर मोस्ट जज आज वो कह रहे हैं उसको, तो इसके मुतल्लिक कब वो बयान देंगे? ये जो अब होने जा रहा है इसके लिए कब? 2006 का COD है ना, इसी के हवाले से पीपल्स पार्टी का बयान आसफ जरदारी साहब का था कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं है। हमारा भी स्टूडेंट ऑफ लॉ या लीगल फर्टेनिटी का एक किरण इख्तलाफ है हमारा
कि ये जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है ना, जो मुत्तफिका आइन है, ये उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल मुत्तफिक थी। आज एक हमें छोड़ दे, अभी मैं इनकी बात कर लेता हूँ, एक पूरे मुल्क के अंदर एक सूबा इसको पोस्ट कर रहा है, मैं आपसे यही बात पूछना चाह रही थी अभी, बुनियादी डॉक्यूमेंट को ना छेड़े। मैं भी आपसे सर यही पूछना चाह रही थी कि जो हमारे सामने डिटेल्स आई हैं ना, उसमें चंद नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल हो गया, इस्लामाबाद बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, लेकिन बाकी मुझे नहीं दिखे, तो क्या फिर उन्हें भी ऑन बोर्ड लेंगे? मैं इसमें अर्ज करता हूँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो सदर हैं हमारे साथ ऑन बोर्ड है। ठीक। कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, रिहान अजीज मलिक साहब। लाहौर हाई कोर्ट के असद मंजूर भट्ट साहब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो यही 4-5 हाई कोर्ट्स ही है ना, और क्या हमने इंडिया की हाई कोर्ट्स के जो सदूर है उनको भी शामिल करना है? उनकी बात, हम घर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इसके अंदर यही हाई कोर्ट्स है, उनके यही सदूर है जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, और खत की सूरत में भी तमाम अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशंस तमाम का ये व्यू है। मेरा इसी धड़े से ताल्लुक है जो इस वक्त इक्तदार में बैठा है, मैं उस धड़े से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जब ये असूल, आइन और कानून और मुल्क और कौम की बात होगी, मैं मौकफ अपने जमीर के मुताबिक हमारे वकीलों के साथ खड़े हूं। के हवाले से बात करूं, मैं चाह रही हूं आप जरा इसी पे आंसर कर दें कि जो रियासत साहब बात कर रहे हैं, वकला अगर इस तरमीम के खिलाफ हैं, बाकायदा खत आ गया, वो कह रहे हैं तमाम जो बार्स हैं वो ऑन बोर्ड भी हैं, फिर तहरीक चलाने की बात करें, तो सर ऐसा तो नहीं है कि इतनी इस वक्त खिंचातानी हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है, बिलावल साहब हर महाज पर लड़ रहे हैं, या आप तरमीम पास भी करवा लें और उसके बाद भी मुसीबत में आ जाएं? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, आईनी अदालत बनाने में क्या उसको इतराज किया है? क्या आईनी अदालत बाकी मुल्कों में भी है? सर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं, मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको, इनकी नजर से गुजरा तारड़ साहब ने, वो कई बार से उनकी बात भी हुई है, उस दिन बिलावल साहब ने एक बार में खड़े होकर ये सब बातें की हैं। बात ये है कि आईनी अदालत बन जाएगी तो ये जो टाइम ज़ाया होता है जी कि अदालतें, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस काम में पड़ जाता है जी कि ये बिल पास हो गया, कोई चला जाता है जी देखें वो मैं वज़ीर आला बनने वाला था, इसने बना दिया। जब ये आईनी अदालत होगी, ये अपने फैसले एक अदालत लैदा करेगी जो बाकी 60,000 केसेज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। आप मुझे बताएं ना, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन चक्कर में जब आप चले जाते हैं, लोग लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इसके पॉजिटिव साइड देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो आपसे बड़ा सादा से सवाल कर रही हूं कि आप ये तरमीम कर भी देते हैं और उसके बाद अगर वकला बरादरी जो है वो एहतजाज पर जाती है, मुहिम चलाती है, तो फिर ये आप लोगों के लिए और परेशानी का बाइस नहीं बन जाएगी? और सर इसके साथ ही पैरेलल ये भी ले लीजिए, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये टेबल कर दिया जाएगा या आईनी तरमीम ले आएंगे आप लोग, तो सर क्या हिकमत अमली कंप्लीट हो गई है, होमवर्क कंप्लीट हो गया है? और क्योंकि मियां साहब ने लंदन जाना है तो उनके जाने से पहले पहले हो जाएगा ये काम? एक बात सुने, दो चाहिए, इसलिए जब आप आइन अदालत का ये काम तो नहीं है ना कानून बनाना, वो तो कानून साजी असेंबली का काम है ना, ये राइट कोई और ले नहीं सकता। ये हो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में? बिल्कुल हो जाएगा, अगर हमारे नंबर्स पास पूरे होंगे तो होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने 10 दिन मांगे थे, 15 दिन हो गए, मौलाना साहब राजी हो जाएंगे तो ये तरमीम, अगर आईनी ये बिल पास होगा तो तभी होगा ना जब हमारे पास 2/3 अक्सरियत होगी, उसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। सर ये 2/3 वाला काम हो गया, यही तो मैं आपसे हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये 2/3 कैसे होगा, क्योंकि आप ही की जमात के लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बिलावल साहब ने कहा कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मौलाना साहब के बगैर ही नंबर्स पूरे कर लें। नहीं तो क्या वो वाला काम हो गया? आपसे एक रिक्वेस्ट की कि जब नंबर पूरे होंगे तो तभी बिल पास होगा ना, ये नहीं होगा कि वो जब संजरानी साहब थे सेनेट में, वो 65 बंदे हाथ उठाते हैं, अंदर जाके वो 40 रह जाते हैं। ये कानून के मुताबिक काम होगा। आइन ये हक है पार्लियामेंट का, अगर वो कोई कानून पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया मखसूस नशिस्तों पे, 62-63 को उठा के बाहर फेंका। उसने कहा जी ये जो बंदे हैं ना इनको इधर भेज दे। क्यों भाई, ये कानून कहता है, इजाजत तो नहीं सर है। आप उस पर रिलाई करें, बेसिकली 63A वाले मामले के ऊपर रिलाई करें क्या आप लोग? 30 तारीख को आ रहे हैं ना ये, तो आप मुझे बताएं ना, एक चलती है अदालत, बेसिकली उसे देख रहे हैं, ये उसे भी देख रहे हैं। ठीक। पंजाब हुकूमत एक बताए क्या अदालत का ये काम था कि पंजाब हुकूमत के वज़ीर को उठा के फेंक के दूसरे को डाल दिया। एक इन्होंने एक्ट बनाया 2023 में, वो साल नहीं चला, सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उखाड़ पिछाड़ करेंगे तो वो कैसी लेजिस्लेशन होगी जिसमें अभी से देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। बात साहब मेरी गुजारिश, एक सेकंड आप मुझे एक सेकंड प्लीज मुझे सुन ले।
उसमें था कि जी पहले 3 सीनियर लोग जो होंगे उसके कमेटी के मेंबर होंगे। आपने भी ऑर्डिनेंस लेके आगे आर्टिकल 89 चीफ जस्टिस को ज्यादा इख्तियार कर दिया, आपने एक मेंबर को निकालने के लिए चीफ जस्टिस को आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, फिर वही इख्तियारात आपने चीफ जस्टिस को देने तो पहले वाला एक्ट आप रिपील कर दें। आपकी उसकी सही खुश्क नहीं हुई, आपका वो एक्ट by virtue of ordinance that has been replaced, तो now you are going to change the entire constitution। आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे मेरा वक्त खत्म हो रहा है सर। ये कानून भी हम भी लाए थे ना सर। नईम साहब से बात कर रहे हैं। नईम साहब जी आप ही की तरफ आ रहे हैं। मैं दोनों को खामोश करवा के आपकी तरफ आ रही हूँ। आपके एतराजात ही सर खत्म नहीं होते। मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आप लोग भी वो जो सांप और सपेरे की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने किसी सांप पर आईनी मुसविदे पर तैयारी वगैरह कर रहे हैं क्या? मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं कोई बिल्कुल हमारी तैयारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई अमल है। बिल्कुल ये गलत बात है। बात यह है कि जहां तक इनकी बात है, ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बंदा कुछ चोरी करता है। आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं। मौलाना साहब को कोई गलत फहमी हुई है नहीं, कि आप लोग मुसविदे पर काम कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा ये कि पीटीआई मुसविदे पर काम कर रही है। नहीं कोई हमारी तरफ से कोई मुसवदा कोई तरमीम नहीं पेश की जा रही। हाँ, उनकी हद तक जो है वो मुसवदा उनके पास आया और वो उनकी अपनी सजेशन थी कि ये आर्टिकल 8 जो है वो भी हटाया गया, ये भी हटाया गया, ये भी हटाया गया, और इस हद तक जो है इत्तेफाक है। आपकी क्या राय? उस हद तक डिस्कशन उनके साथ हुई, बैठ के बातचीत हुई। नहीं, अभी तक इनपुट क्या, अभी जैसे रियासत साहब ने फरमाया ना कि 4 मार्केट में तो घूम रहे हैं। नहीं सर, तो मुसविदे को तो पता नहीं। नहीं, हमारी मुसविदे के लिए मेरी इंफॉर्मेशन तक, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो खान साहब के सामने भी बात हुई है, मेरी हद तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिसमें हम इनकी तरमीम, किसी भी तरमीम को सपोर्ट करें। 9 मई वाली कहानी जो हमारे ऊपर डाली गई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट खत्म करने के लिए जो सारी कार्रवाई है, उसके लिए ये तरमीम की जा रही है। उसके अंदर बेशक मिलिट्री ट्रायल भी हो, जजेस को उठाकर आप बलूचिस्तान फेंके, उसके अंदर आप तादाद बढ़ाएं, उसके अंदर आप प्रोसेस जो ऐसा लेकर आए जिसमें अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएं या ऐसी आईनी अदालत बनाएंगे, तो सारी चीजें उसके अंदर हैं। एक जमात को टारगेट करें तो हम किसी सूरत नहीं करेंगे। हम देखिए कल भी हमने एहतजाज किया, कल भी हमने एहतजाज किया और हम इस एहतजाज को बढ़ा रहे हैं, हम तेजी ला रहे हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया को सपोर्ट करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, लेकिन हम अदलिया के ऊपर हमला नहीं करने देंगे। बिल्कुल ठीक। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आजाद साहब मेरे साथ मौजूद, नईम हदर पंजोता साहब और साथ साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और अब प्रोग्राम में जिनके लिए बात करने वाले हैं वो ज़रा होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, क्योंकि एफबीआई ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी नॉन रजिस्टर्ड कारोबार हैं इनके खिलाफ अब 1 अक्टूबर से बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा। कई बार एफबीआई की जानिब से कहा जाता रहा, हुकूमतों की जानिब से कहा जाता रहा कि अपने अपने कारोबार जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाया है अब वो एफबीआर के निर्गे में आने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईम मीर साहब चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नईम साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, ताजिर दोस्त स्कीम का ये मामला पहुंचा कहाँ तक है? क्योंकि 28 अगस्त को एक हड़ताल के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ताजिर इस स्कीम को मानते नहीं है। तो क्या सर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, कोई बीच का रास्ता निकाला गया? सर बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला गया और ताजिरों के साथ मुज़ाकराती अमल ये गुज़िश्ता माह, ये मौजूदा बल्कि कहना चाहिए अगस्त 28 अगस्त को इनकी हड़ताल हुई और 28 अगस्त के बाद आज की डेट तक इनके साथ मुज़ाकराती अमल चलता रहा है और बीच के रास्ते के लिए चलता रहा है। और इसमें चूंकि ये ताजिर दोस्त स्कीम का जो एसआर हुआ है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो इसमें तरामीम कर सकते हैं, तो इनको कायल और मायल करने की कोशिश की गई और ज़रूरी तरामीम से इनको आगाह भी किया गया, जिससे ताजिर दोस्त स्कीम को और भी ज़्यादा ताजिरों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ये टैक्स देने के मामले पर इनके साथ डेडलॉक है और टैक्स देने की तरफ ये नहीं आ रहे। और चूंकि जब ये टैक्स देने ही की तरफ नहीं आ रहे तो फिर तो नॉन फाइलर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाना और फिर रजिस्टर्ड किए जाने के बाद उनसे टैक्स ही नहीं लिया जाना, वो तो बात ऐसे ही होगी कि जो मौजूदा फाइलर्स हैं, जो 1.5 लाख लोग हैं जो नील की रिटर्नें जमा करवा देते हैं, तो उनका तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे ताजिर भाई जो हैं ये इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि रियासत किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। और आज हमने IMF का लोन लिया है, तो ये लोन
मुश्किल से हमें मिला है। और साबका अच्छा नईम साहब, एक शिकवा जो है जो ताजिरों की तरफ से किया जाता है वो ये है सर कि आपने जो टैक्स लगाया वो इलाके के हिसाब से टैक्स लगाया। अब ये बात तो इसमें तो सदाकत है सर कि कोई दुकान जो है वो लाखों का कारोबार कर रही है, कोई करोड़ों का कारोबार कर रही है, तो हुकूमत सर इलाके के बजाय आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाने पर क्यों नहीं सोच रही है? देखें, आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाने का मॉडर्न दुनिया में एक ही तरीका है, वो है पॉइंट ऑफ सेल्स की तनसीब। जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात करते हैं तो उससे रियल टाइम इनकम निकल आएगी और पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, तो उस पर भी ये एहतजाज करते हैं, उस पर भी ये हड़ताल कर देते हैं। अब मसला ये है कि इनको ये कहा गया कि आपके इलाके ही में अगर एक टैक्स लग गया है तो इसको हम रिव्यू मैकेनिज्म के तहत आपसे बातचीत करेंगे और जिसको ज्यादा टैक्स लगना है उसका ज्यादा कर देंगे, जिसको कम करना है उसका कम कर देंगे। हम आपके साथ मिल बैठकर ये काम करने को तैयार हैं, लेकिन उस पर भी ये राजी नहीं हो रहे, ना किसी नजरसानी वाले मामले में ये ताउन कर रहे हैं और ना ही ये टैक्स देने की बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी कि ये एडवांस टैक्स है। भाई एडवांस टैक्स हर जो है वो तो फिर हल क्या है नहीं साहब इसका? हुकूमत करने क्या जा रही है? इसका देखें, इसका बड़ा आसान और सादा हल है कि हुकूमत के पास जो है वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का एक हथियार मौजूद है। रियासत जो है जो टैक्स नहीं देगा, जो फाइलर नहीं बनेगा, उसका जब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा उसका फोन बंद हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकेगा, वो कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो उसका कारोबार अमन बंद हो जाएगा, तो फिर उसे खुद ब खुद जो है वो आना पड़ेगा, इस इन्फोर्समेंट की वजह से टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। तो रियासत जो है और FPR ये कभी नहीं चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म था कि इनके साथ प्यार से मोहब्बत से इनको कायल मायल करें और इनके अंदर एहसास बेदार करें और इनको रजा कराना तरीके से इनको कहेंगे ये टैक्स नेट में आ जाएं, लेकिन वो तो लग रहा है कि और ये 1 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी है उसमें क्या करने जा रहे हैं? यही फर्स्ट स्टेप होगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे? देखिए, एक बात जरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क का मसला जो है वो सिर्फ नॉन फाइलर्स नहीं है। नॉन फाइलर जो हैं वो भी मसला है, लेकिन सारा मसला वो नहीं है, बल्कि वो फाइलर्स भी मसला है जिन्होंने फाइलर बन के कवर ले लिया टैक्स चोरी का, टैक्स एवेजन का। अब उन फाइलर्स को जो है उनका जो है वो ऑडिट होना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है वो तो चल रहा है कि जी खुद ब खुद रिटर्न दे दी और वो जो है वो किसी ने उसकी कोई असेसमेंट ही ना की ना देखा। अब इसीलिए FPR ने 4000 ऑडिटर्स जो हैं वो अपना भर्ती करने का और इंगेज करने का फैसला किया है, और आज वजीर खजाना ने शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया। तो अब एक एक बंदे का जब ऑडिट हो जाएगा, उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, तो वहीं से इतना टैक्स निकल आएगा जो हम FPR कोशिश कर रही है 50 अरब रुपए का टैक्स के जी ताजे 2 स्कीम से इकट्ठा हो जाए। मेरा ख्याल है कई 50 अरब रुपए तो ऐसे निकल आएंगे। तो अब FPR ने अपना तरीकेकार थोड़ा सा बदल लिया है। अच्छा सर, ये जो आप पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, मुझे ये याद पड़ता है नईम साहब, इसके तो आप भी खिलाफ थे ना सर? आज से 2-3 साल पहले जब हुकूमत ने बात की थी तो आपने तो बाकायदा तौर पर घेराव करने का ऐलान किया था सर। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। जब पॉइंट ऑफ सेल जो है वो सेल्स टैक्स की बुनियाद पे लगाए जा रहे थे तो मैंने हमेशा ये कहा कि रिटेलर्स जो हैं इनका सेल्स टैक्स से लेना देना कोई नहीं, बिकॉज रिटेलर्स जो हैं अपना तमाम तर सेल्स टैक्स अपने ओरिजिन पे पहले ही जमा करवा देते हैं। इनकी पॉइंट ऑफ सेल्स लगनी है तो वो लगनी चाहिए इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ सेल्स, और इस पर मैंने पिछली दौरे हुकूमत में भी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, जो कि अब उस पर अमल दरामद भी शायद होने जा रहा है। और इसी तरह जहां हमारा सेल्स टैक्स अवेड हो रहा है वो हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा इंपोर्टर, हमारा होलसेलर और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, ये वो लोग हैं, ये वो सेगमेंट है जहां पर हमारा सेल्स टैक्स और हमारे विदहोल्डिंग टैक्सेस जमा होते हैं, जहां से हम माल की खरीदारी करते हैं। तो जहां से हम परचेज करते हैं वहां पर जो है वहां पर भी डिजिटल इनवाइसिंग होने जा रही है और उसको भी पूरी तरह जो है वो देखा जाएगा। और इस रिटेल सेक्टर को जो है वो टैक्स किया जाएगा। उसके 2 ही तरीके हैं, यहाँ तो एडवांस टैक्स दे दें, अपनी रिटर्न जमा कराएं, अपनी आमदन का इजहार करें, या आप पॉइंट ऑफ सेल लगा लें। तो अब इस पर जो है
यानी हुकूमत ने अब फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया है सर, FBI अब कार्रवाई करेगा और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपने कारोबार रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी बंद होंगे, अकाउंट्स भी बंद होंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी बंद होंगे, हो सकते हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और इसके बाद ऑब्वियसली फिर मजीद जो है वो कारोबारी रुकावट परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लें। नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम, मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे दहशतगर्द, इंतहा पसंद, जहनी मरीज, मजहबी जुनूनी जो न कर सकें जब वो रियासत करे तो इसे भारत कहते हैं। जहां कोई अक़लियत महफूज ना हो, जहां हिंदुत्व का राज हो, जहां इंसानियत शर्मसार हो, जिस मुल्क के दारुल हुकूमत को रेपिस्तान कहा जाए, जहां खून बहाने को सवाब समझा जाए, उसे भारत कहते हैं। मोदी की मुतासिबाना हुकूमत मुसलमानों की हर सांस मुश्किल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हर साल हम जुल्म की नई नई दास्तानें रकम होते देखते हैं। कभी जख्म मुसलमानों के वजूद पर लगाया जाता है तो कभी रूह पर लगाया जाता है। कल रात एक बार फिर मुसलमानों की रूह को छलनी किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में 1000 साल कदीम मस्जिद, कब्रिस्तान और मज़ारात को शहीद कर दिया गया है। उन पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। आसपास की मुसलमान आबादी को भी मस्मार कर दिया गया है। जुल्म से रोकने की कोशिश करने वाले 150 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये सब मोदी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है और बहाना सरकारी ज़मीन पर कब्जा बताया गया। शर्म क्या होती है, हया क्या होती है, ये मोदी क्या जाने। 1000 साल पहले कौन सी सरकार थी, बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? बेज़मीर मोदी सरकार बहाना भी ठीक से तलाश नहीं कर सकें। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ नाज़रीन। इसी साल फरवरी में हरियाणा और उत्तराखंड में भी 2 मसाजिद को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया था। वहाँ मौजूद इमाम मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया था। एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार ने सीधी गोलियां बरसाई थी। 8 अफराद शहीद हुए थे, 260 जख्मी भी हुए थे। लेकिन मोदी की लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझेगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही नफरत फैलाने की है, खून बहाने की है। आलमी दुनिया भी तस्लीम करती है कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 76 साल के दौरान हज़ारों मसाजिद और चर्च हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए हमले किए जाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद गिरजाघर और दीगर अक़लियतों की इबादत गाहें हिंदू इंतहा पसंदों की नफ़रत और तासुब का निशाना बन चुके हैं। जब जब ये जुल्म देखती हूँ तो एक शख्स याद आता है, दिल से दुआ निकलती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त आला नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।